Light source of energy has a dual character. Some phenomena like reflection, refraction can be explained on the basis of wave nature as well as particle nature. कहने का मतलब लाइट के डुअल कैरेक्टर हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर. कुछ फिनोमिना जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इनको आप दोनों कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हो. आपके सिलेबस में पार्टिकल कंसेप्ट से है. देयर आर सर्टेन फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. उनको आप लाइट एज अ वेव ही स्टडी करो तभी आप समझ पाते हो. सिमिलरली देयर आर सर्टेन फिनोमिना लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वो आप लाइट को एज अ पार्टिकल स्टडी करोगे तभी एक्सप्लेन कर सकते हो. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट. एज यू ऑल नो, लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ. लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है. लेकिन जब कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो लाइट अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट हो जाता है. लाइट अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट हो जाता है. तो लेट सपोज हम क्या करते हैं, हम दो मीडियम बनाते हैं. सपोज एक एयर और एक वाटर. ये दो ऐसे मीडियम्स होंगे जिनका डेंसिटी डिफरेंट होगा, जिनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी. यहाँ पे आपको वर्ड समझना है, बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी, नॉट नॉर्मल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी. इसको समझाते हैं आपको. तो पहले क्या होगा, लेट सपोज अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है ऑन टू द सरफेस विच सेपरेट द टू मीडियम, मीडियम 1 और मीडियम 2. यहाँ पे हमने एग्जांपल एयर और वाटर का लिया है, मीडियम 1 और मीडियम 2. ठीक है बता. देखो अब अगर बाय द वे सरफेस इन दो मीडियम को सेपरेट ना करता, यानी कि इन दोनों मीडियम्स में कोई डिफरेंस ना होता, तो लाइट ट्रेवल करती कुछ इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती हुई निकल जाती. ठीक है ना. बट एज यू ऑल नो, दिस सरफेस कॉल्ड इंटरफेरेंस सरफेस, दिस सरफेस सेपरेट द टू मीडियम्स, और इन दोनों मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है. ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है, जिसकी वजह से लाइट एक्चुअली जो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करनी चाहिए थी वो बेंड कर जाती है फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ. कहाँ को बेंड करेगी, उसके लिए हम सपोज करते हैं जिस पॉइंट पे ऑन द इंटरफेरेंस सरफेस, जिस पॉइंट पे रे स्ट्राइक कर रही है वहां पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, यानी कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री. सो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये रे कौन सी होगी पुत्र, इंसिडेंट रे. क्लियर हो गया. अब अगर रे एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जैसा मैंने आपको बताया लाइट हैज टू बेंड, लाइट को अपना स्ट्रेट पाथ छोड़ के बेंड करना पड़ेगा. तो लाइट का जो न्यू पाथ आ जाएगा वो ये रेड मार्कर से आ जाएगा. तो हम क्या इस रे को अब रिफ्रैक्टेड रे कह सकते हैं, रिफ्रैक्टेड रे. एंड ये रिफ्रैक्टेड रे है, जो लास्ट कंसेप्ट था वो रिफ्लेक्टेड था, एल, ये रिफ्रैक्ट है. और एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. पहले ये पॉइंट्स क्लियर हो गए पुत्र. ये क्या है, नॉर्मल. ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये नॉर्मल की एक्सटेंशन है इन अनदर मीडियम. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन. So this phenomena of bending the light from its straight path when it enters from one medium to the another medium is called refraction. तो यानी कि refraction की definition क्या हो गई, refraction it is the phenomena, it is phenomena of bending the light from its straight path
when it enters, it gone light enters from one medium to another medium having different optical densities, different optical densities। ये पॉइंट क्लियर हो पुत्र? तो जैसे मीडियम जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट हो, उन मीडियम्स में से जब लाइट एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो एक्चुअली बेंड हो जाती है फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। सो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको क्या समझ में आया कि ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द मीडियम लाइट एक्चुअली बेंड्स। अब ऑप्टिकल डेंसिटी को कैसे हम समझेंगे? दिस इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डेंसिटी। नॉर्मल डेंसिटी में आप स्टडी करते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम, समहाउ 10th क्लास के कंसेप्ट में आप इसको स्टडी कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली ऑप्टिकल डेंसिटीज को हम दो तरीके से स्टडी करेंगे। एक रेयरर मीडियम के हिसाब से, यानी कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी दूसरे मीडियम के हिसाब से कम हो, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली। दूसरा होगा डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम वो होगा जिस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड रिलेटिवली हाई हो। सो द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर रिलेटिव इन दिस मीडियम। इस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कंपैरेटिव टू द अनदर मीडियम ज्यादा है। तो दूसरे मीडियम के अंदर डेंसर मीडियम क्या होगा जी? सो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब वर्ड समझ में आ गया? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा होगा? द मीडियम in which speed of light is less as compared to the another medium। पॉइंट क्लियर हुआ पुत्र? कि एक मीडियम को आप ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कब कहोगे? जब उस मीडियम के अंदर दूसरे मीडियम के मुकाबले लाइट की स्पीड कम हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। जो आपने स्पीड ऑफ लाइट स्टडी किया हुआ है दैट इज कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम और इन एयर। यानी कि अलग अलग मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड डिफर करेगी पुत्र। तो जहां पे, और सबसे बेटर रेयरर मीडियम वैक्यूम माना जाता है। वैक्यूम और एयर को ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली सेम मान लेते हैं, ठीक है जी। वाटर के अंदर लाइट की स्पीड थोड़ी सी और कम हो जाएगी। सपोज वाटर के अंदर लाइट की स्पीड है 2.25, लिखूं यहां पे स्पीड ऑफ लाइट। एयर में कितनी है पुत्र? आपने लिखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा मैं कह रहा हूं वाटर में लाइट की स्पीड इससे थोड़ी कम है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में लाइट की स्पीड इन तीनों में सबसे कम है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप ध्यान से समझिए, वाटर इज अ डेंसर मीडियम देन एयर के मुकाबले वाटर डेंसर मीडियम है। क्यों? क्योंकि सर वाटर के अंदर लाइट की स्पीड डेंस एयर के मुकाबले कम है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया। मैंने बताया ना, डेंसर मीडियम वो मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कंपैरेटिवली लो हो, लेस हो एज कंपेयर टू दूसरा मीडियम। मेरी बात समझ में आई? तो मैं यहां लिख दूं वाटर इज डेंसर देन एयर। तो हम लिख सकते हैं पुत्र एयर के मुकाबले वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप सिर्फ वाटर को और ग्लास को कंपेयर करो, आप देखिए ग्लास के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट वाटर से भी कम है। तो यानी कि अगर हम ग्लास और वाटर का कंपैरिजन करेंगे तो ग्लास इज डेंसर नाउ हेयर। यहां पे कौन है डेंसर? ग्लास इज डेंसर देन वाटर।
तो ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट्स which result into the optical densities, the light actually deviate from its original path. अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट डेविएट कर जाती है अपने स्ट्रेट पाथ से ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। आपको फिर क्लियर किया गया कि दो तरह की ऑप्टिकल डेंसिटीज होंगी, एक रेयरर और एक डेंसर। तो वो मीडियम जिसकी अंदर स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम के मुकाबले रिलेटिवली टू द मीडियम अगर ज्यादा है तो वो रेयरर मीडियम है। एग्जाम्पल, सर एयर और ग्लास को कंपेयर कर लो तो डेफिनेटली एयर रेयरर मीडियम हो गया, ग्लास डेंसर हो गया, ठीक है ना। और वो मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट लेस है एज कंपेयर टू द अनदर मीडियम, वो रेयरर मीडियम हो गया, सॉरी वो डेंसर मीडियम हो गया, वो डेंसर हो गया। तो इस हिसाब से ग्लास इज मोर डेंसर, हम लिख सकते हैं इसको उत्तर, ग्लास इज मोर डेंसर देन वाटर एंड वाटर इज मोर डेंसर देन एयर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सो पुत्र, ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट मीडियम्स, अलग अलग मीडियम्स की अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी है, यानी कि जो पार्टिकल ज्यादा डेंसर होगा उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे, इंटर पार्टिकल्स होंगे ना, एटम्स मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा वो, तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे दे आर क्लोजर टू ईच अदर, वो ज्यादा क्लोज होंगे एज कंपेयर टू द रेयरर मीडियम। तो जिस समय लाइट क्रॉस करेगी उस मीडियम को तो उस लाइट को सफर करना होगा कोलिजन अगेंस्ट दैट पार्टिकल्स। तो वो पार्टिकल जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा, पार्टिकल्स जितने ज्यादा क्लोज होंगे कोलिजन उतना ज्यादा होगा। जितना कोलिजन ज्यादा होगा तो जो वेलोसिटी है वो उतनी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो यही तो हम कंसेप्ट बता रहे हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से लाइट जो है बेंड कर जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। तो रेयरर से डेंसर में एंटर करेगी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर सर डेंसर से रेयरर में जा रही होगी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी। अब उत्तर टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन, हमारे पास दो केस है, केस ऑफ रिफ्रैक्शन कह लीजिए, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन कह लीजिए। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम और इन अनदर केस व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और यहाँ रेयरर टू डेंसर, सॉरी, है ना। तो दो ही केस हो सकते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। लेट सपोज आपने लाइट को स्ट्राइक कराया ऑन अ सरफेस विच सेपरेट द टू मीडियम्स, रेयरर और डेंसर। तो आपकी रे कौन सी है, ये ब्लैक वाली इंसिडेंट रे जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक है पुत्र। लेकिन जब लाइट रेयरर से डेंसर में एंटर करती है तो वो एक्चुअली बेंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये देखिए टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो। तो यानी अगर मैं कहूं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इस केस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। प्लीज रिफ्लेक्शन से कंफ्यूज मत करिएगा, ये रिफ्रैक्शन है। लॉज अभी मैंने नहीं पढ़ाए हैं आपको, इसलिए जो जो समझाया जा रहा है वो समझिएगा। सो हियर हम कह सकते हैं व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों बताया आपको, सर रेयरर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, सपोज ये v1 है, डेंसर मीडियम में v2 है, तो सर v1 की वैल्यू ज्यादा होगी v2 से, तो v2 के अंदर डिस्टेंस कम कवर करेगा, तो वो डिस्टेंस कम करने की वजह से, वेलोसिटी कम होने की वजह से उसकी जो बेंडिंग है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। समझ आया पुत्र? आइए इधर भी देख लें। सपोज एक रे ऑफ लाइट अगेन एंटर करेगी अब, लेकिन डेंसर से रेयरर मीडियम, तो ये हो गया इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस के अंदर पुत्र, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट जानी कैसे चाहिए थी सर, ऐसे ऐसे, अगर दो मीडियम सेपरेट ना होते, लेकिन जैसे ही लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज होगी तो वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, जिसकी वजह से नाउ लाइट हैज टू बेंड अवे द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल, लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर चलेगी। देख रहे हो पुत्र, इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा। तो यानी कि इस केस में जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मोर देन दैट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो इन अदर वर्ड्स, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स
away the normal, bends away the normal. सो नेक्स्ट केस है पुत्र रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर आपने ग्लास को बाउंड कर लिया है, एंड ग्लास एज यू ऑल नो इज वेरी डेंसर एज कंपेयर टू एयर और वाटर। ठीक है ना जी? यानी कि सर ये ग्लास का एक सरफेस है और इसके बीच में सारा कौन है? ग्लास ग्लास ग्लास, और ऊपर कौन हो गया सर? एयर। यहाँ पे सर ग्लास, नीचे सपोज फिर एयर। ये क्लियर हो गया पुत्र? अब एक लाइट आती है सपोज और स्ट्राइक करती है एट द पॉइंट ऑन टू द सरफेस विच सेपरेट द एयर एंड ग्लास स्लैब। ठीक है जी? तो यहाँ पे आप अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसा हो जाएगा। तो लाइट जो जानी कैसे चाहिए? ऐसे 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 चली जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं जा रही है, नाराज हो रही है। क्यों नाराज हो रही है? क्योंकि सर आप उसको एंटर करा रहे हो इनटू द डेंसर मीडियम। तो अगर वो डेंसर मीडियम में बेंड हो एंटर करेगी तो वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है पुत्र? सही है। अब यहां पे आप फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करो। ठीक है जी? अब जो लाइट बाहर आएगी वो आएगी फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर आएगी तो यानी कि उस लाइट को अब बेंड होना होगा अवे द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। तो वो कुछ ऐसी हो जाएगी बेंड। जानी देखो ऐसे सीधी चाहिए थी ना, ऐसे टक 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 टक, वो दूर भाग गई। समझ आया पुत्र? तो आप ध्यान से अगर देखें तो ये रे जो इनिशियल इंसिडेंट रे थी वो रे और जो फाइनल इमर्जेंट रे है, इमर्ज हुई है, ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हो गई है, एक दूसरे के पैरेलल हो गई। लेकिन इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन की वजह से वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। और इस शिफ्ट को कहा जाता है, अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इस शिफ्ट को कहा जाता है लेटरल शिफ्ट। क्या कहा जाता है? लेटरल शिफ्ट। ये पॉइंट समझ में आया पुत्र? So this is called lateral shift when a ray after refraction through the glass slabs comes out and the distance shifted from incident ray between the emergent ray is called lateral shift. Now as you can see angle R1 और angle R2, अच्छा एक रे गई ब्लैक वाली, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे रहा, दो सरफेस को सेपरेट कर रही है, जानी ब्लैक ब्लैक रे चाहिए थी लेकिन वो बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल क्योंकि रेयरर से डेंसर में एंटर कर रही है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई है, यहाँ पे जो फर्स्ट एंगल बना है बिटवीन रेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको R1 ले लिया। क्या ले लिया पुत्र? R1। अच्छा जी। उसके बाद रे गई, फिर आउटर सरफेस यानी कि अंदर से बाहर जाना है उसने, तो यहां से अगेन आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये जो एंगल है ये अंदर का इंसिडेंस एंगल है जिसको हमने R2 लिया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो नॉर्मल्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल होने की वजह से R1 और R2 सेम हो जाएंगे। एंगल R1 और R2 ऑल्टरनेट एंगल्स भी कह सकते हो आप उत्तर। ठीक है जी? और जो रे बाहर इमर्ज होके आ रही है, इमर्जेंट रे, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। यही बताया आपको। नाउ अगेन यू कैन सी दीज टू रेज आर पैरेलल, दीज टू रेज आर पैरेलल। तो अगर इसी रे को मैं पैरेलल आगे लेके जाऊं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये और ये एंगल सेम हो जाएगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई बिकॉज टू रेज आर पैरेलल। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। और जो इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे की फॉर्म में बाहर निकली है वो लेटरली शिफ्ट हो गई। और अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करो बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। So what is lateral displacement?
the perpendicular distance between incident ray and emergent ray after the ray refracted through the glass slab is called a lateral displacement.